A very good morning to all of you, dear students. You have been started attending CATG online classes, and today is lecture number 12th. Chapter is liquid solution chemistry. Currently, I am displaying detailed solution to exercise 11th, which I have given to all of you in the last class. So you all can match this solution with the solution that you would have prepared, and if there is any doubt you can ask me a question. So this is the first 4 question, and here is the 5th question of subjective, and also 4 objective questions are displayed in front of you, and here are the other 5th to 7th objective questions. So you all can take a note of it and make sure that you don't forget to ask any question or any doubt that you have. I'll try to reply as soon as possible. Okay, so let's start today's lecture. चलिए, हमने लास्ट क्लास में ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था. आपको क्विकली हम रिवाइज करवा दें. तो हमने देखा था कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के 2 साइड में, एक साइड में सॉल्वेंट ले लीजिए, प्योर सॉल्वेंट, या फिर ऐसा सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो, यानी सॉल्यूट बहुत कम हो, तो बेस्ट है प्योर सॉल्वेंट ले लीजिए, इसमें सॉल्यूट है ही नहीं. और एक दूसरे साइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो, तो वो सॉल्यूशन ले लीजिए. ये दोनों में, तो इस दोनों में देखिए क्या होगा, इधर का कॉन्सेंट्रेशन है C1 और इस साइड का कॉन्सेंट्रेशन है C2. तो ये जो C1 C2, C1 कितना है, देखिए C1 टेंडिंग टू 0 है, और C2 का कुछ तो वैल्यू होगा ना, C2 का कुछ वैल्यू है, मान लीजिए C2 का वैल्यू है, मान लीजिए 2 मोलर है. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, कम करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए, या तो सोल्यूट के पास एक ऑप्शन होता है कि सोल्यूट इधर से चल के इधर आ जाए, लेकिन ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सोल्यूट को चलने देता नहीं है. अगर चलने देता तो सोल्यूट चलता और वो फेनोमेना कहलाता डिफ्यूजन. अभी सोल्यूट के पास मौका नहीं है, तो क्या होता है, सॉल्वेंट ही इधर से चल के इधर आ जाता है. तो हुआ क्या कि C2 का वैल्यू जब पहले बहुत ज्यादा था, उसमें सोल्यूट तो जितना है उतना ही रहा, सोल्यूट के मोल्स पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वो कांस्टेंट रह गया. अब हुआ क्या, सॉल्वेंट इधर से एंटर कर गया, इधर आ गया, तो सॉल्वेंट बढ़ गया, सॉल्वेंट इंक्रीज कर गया, तो उससे क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन जो था ये 2 मोलर से घट करके कुछ 1 मोलर या 1.5 मोलर आ गया होगा C2 का वैल्यू घट गया. अब C2 का वैल्यू घट गया तो C1 C2 के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, वो डिफरेंस कम हो गया. ठीक है ना, ये जो C1 C2 का डिफरेंस है वो कम हो गया. तो इसी डिफरेंस को कम करने के लिए, C1 C2 के डिफरेंस को कम करने के लिए जो सॉल्वेंट का फ्लो हुआ इधर से इधर, इस फेनोमेना को बोलते हैं ऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस. और फिर ऐसा होने से क्या हुआ बस ये कि राइट साइड का जो ये ट्यूब है ना, उधर लिक्विड का एक्स्ट्रा हाइट बढ़ गया है, एक्स्ट्रा हाइट जनरेट हो गया, उधर सॉल्वेंट ज्यादा आ गया है लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में. लेफ्ट साइड में देखिए इस लेवल पे हाइट था, राइट साइड में ज्यादा हाइट हो गया है. तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट H जनरेट हुआ है. तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या सॉल्वेंट लेफ्ट साइड से राइट साइड तक हमेशा चलता जाएगा, हमेशा के लिए? क्या ऐसा कभी होगा कि ये पूरा सॉल्वेंट निकल करके आ जाए? तो होता क्या है, देखिए जब ये H हाइट जनरेट हुए हैं तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड इधर आया है, ये एक्स्ट्रा लिक्विड देखिए, ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है ना, ये एक्स्ट्रा लिक्विड वेट होता है ना इसका कुछ, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, ये नीचे की तरफ एक वेटेज क्रिएट करता है. किधर, ये जो इसके नीचे वाटर मॉलिक्यूल है उन पर. तो ये वाटर मॉलिक्यूल अब ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, तो इधर से अब फर्दर लिक्विड आना
बंद हो जाता है। यानी कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलता है, इसका एक लिमिट है। और ये जो हाइट, जिस हाइट पर आकर के फाइनली ये जो एक्स्ट्रा हाइट जनरेट हुआ है, अब इससे ज्यादा हाइट जनरेट, ये हाइट का वैल्यू इधर आकर के फिक्स हो जाता है, ये वाला, ये फिक्स हो गया। तो यही जो हाइट है ना, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो आप प्रेशर निकालते हैं एच रो जी, ये प्रेशर एच रो जी जो है, एच रो और जी, इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से दिखाते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा भी तरीका है कि ये प्रेशर ही CRT के बराबर होता है, जिसमें C है ये वाले साइड का कॉन्सेंट्रेशन, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये सवाल है कि जितना इस H हाइट के चलते जितना भार, जितना प्रेशर ये वाला लिक्विड क्रिएट कर रहा है, अगर उतना प्रेशर हम पहले से यहां पर जनरेट कर दें, इसके ऊपर उतना प्रेशर हम पहले से लगा दें, ये देखिए पहले वाले, ये वाले डायग्राम में आ जाइए सब लोग, इतना प्रेशर अगर पहले से हम लगा दें, जितना प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इधर के जितना वैल्यू निकल करके आ रहा था, तो क्या शुरुआत से ही लिक्विड का इधर से इधर आना बंद रहेगा? तो आंसर है यस, लिक्विड इधर से इधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां पर आपने एक प्रेशर लगा दिया, यहां पर आपने एक भार, एक वेटेज क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग इधर वेट लगा करके ऑस्मोसिस को रोक दिए। इधर वेट लगाना यानी इधर फोर्स लगाना, यानी इधर क्या लगाना? प्रेशर लगाना। ये जो प्रेशर लगाया आपने, कितना प्रेशर लगाया है ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए? तो वो प्रेशर लगाया कितना? जितना पाई इधर था, ये पाई के बराबर, ये वही वाला पाई है जो इधर से हम लोग कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑस्मोसिस का एक, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक नया डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन है द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड। एक्स्ट्रा प्रेशर किधर अप्लाई करोगे आप? ऑन सॉल्यूशन साइड। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सॉल्यूशन के साइड हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए थे। टू स्टॉप, क्यों लगाए थे? टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो ही नहीं, ये जो ऑस्मोसिस चल रहा था ना, इसको पूरा तरीके से रोकना था, सॉल्वेंट का फ्लो हो ही नहीं। कब ऑस्मोसिस होता है? व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर इन कांटेक्ट थ्रू SPM। जब ये जो सॉल्वेंट है, ये इधर का सॉल्वेंट और इधर का सॉल्यूशन किसके थ्रू कांटेक्ट में है? बीच में क्या है? यहाँ पर SPM लगा हुआ था। तो जो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट किया है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर जो लग रहा है, यही एक्स्ट्रा प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का दोबारा हम लोगों ने डेफिनेशन देखा। चलिए अब एक एक्स्ट्रा बात करने वाले हैं हम लोग। अब बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला डायग्राम से जो प्रेशर H रो जी या फिर CRT करके प्रेशर कैलकुलेट किया, वो है मान लीजिए आपका 2 ATM। तो यहाँ पर बेसिकली आप ऑस्मोसिस को रोकने के लिए इस साइड में यहाँ पर कितना प्रेशर लगाते थे? तो आप लगाते थे प्रेशर इक्वल टू 2 ATM, उससे ऑस्मोसिस रुक जाता था। ठीक है ना, इधर से सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होता था, ये रुक जाता था प्रोसेस। अब सोचिए कि आप एक काम कीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा था 2 ATM और आपने यहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर दिया 3 ATM, उससे भी ज़्यादा लगा दिया, आपने 4 ATM लगा दिया। तो बताइए अब जो है इधर इतना ज़्यादा जो प्रेशर लगा रहा है, अब क्या होगा? क्या अब ऑस्मोसिस के चलते इधर से इधर फ्लो करना चाहिए था? क्या अब सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा होने लगेगा, इधर से ही सॉल्वेंट निकल के इधर जाने लगेगा? तो आंसर है हाँ, क्योंकि आप इधर क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर रहे हो। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर इसके ऊपर भार पड़ रहा है, जो वेटेज आ रहा है, उसके चलते देखो सॉल्यूट तो निकल नहीं सकता इधर। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट को SPM अपने थ्रू जाने नहीं देता है। कौन जा पाएगा? तो जैसे जैसे आप इधर लिक्विड पे प्रेशर लगाओगे, तो इधर से लिक्विड निकल के इधर आता जाएगा। तो क्या होगा? तो ये जो प्रोसेस है, ये तो ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया। क्लियर है ना? चलिए, अगर आपने इस साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया तो मूवमेंट इधर हो जाएगा और इस साइड का लेवल इस बार बढ़ जाएगा, लेफ्ट साइड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस कहलाया है, इधर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए हुए था, उसके चलते लिक्विड का उल्टा फ्लो होने लगा,
ये कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो चलिए रिवर्स ऑस्मोसिस में 2-3 बातें हम लोग ध्यान रख लीजिए। पहला बात, फ्लो कौन कर रहा है, सॉल्वेंट या सोल्यूट? तो है सॉल्वेंट फ्लोज। कौन फ्लो कर रहा है? सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है। दूसरा, क्या एसपीएम रिक्वायर्ड है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? हाँ, एसपीएम के थ्रू फ्लो करेगा, कोई दिक्कत? तीसरा बात चलिए करते हैं। तीसरा बात यह है कि फ्लो का डायरेक्शन क्या है। तो इस बार फ्लो का डायरेक्शन है किधर? फ्रॉम, ये देखिए, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन और ये है लो कॉन्सेंट्रेशन। या बोल सकते हैं इधर क्या है, सॉरी, ये इधर इस साइड में ये सॉल्यूशन है और दूसरे साइड क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। या इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आता है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो आपको जानना चाहिए। कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं? कि पहले तो ये कि सॉल्वेंट फ्लो करता है, एसपीएम के थ्रू फ्लो करता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। और ये फ्लो क्यों करता है? तो रीजन है कि जिधर आपके पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उधर आप क्या कर रहे हो, आप उस साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे रहे हो। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर? तो ये जो सोल्यूशन है इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू सीआरटी फॉर्मूले से, अगर ये 2 एटीएम होता तो आप इधर कितना प्रेशर लगा रहे हो, 4 एटीएम लगा रहे हो। ठीक है, चलिए अब आप एक और बात पर फोकस कीजिए। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम सब मिटा रहे हैं, फिर एक और बात करना है हमें। वो क्वेश्चन ये है कि सोचिए इधर आपका ये सिर्फ सॉल्वेंट है। सिर्फ सॉल्वेंट मतलब मान लीजिए कि आपके पास इधर वाटर है। तो अगर वाटर है जिसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है तो आप इसको क्या बोलोगे, प्योर वाटर बोलोगे। प्योर वाटर है ये। और इधर क्या है, इधर वाटर के अंदर कुछ मिला हुआ है, सोल्यूट मिला हुआ है। तो सोल्यूट मिला हुआ है तो इसको आप बोल सकते हो इम्प्योर वाटर, क्योंकि वाटर में कुछ मिला हुआ है, इम्प्योर वाटर। ठीक है ना, या इम्प्योर वाटर का आप सोल्यूशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें वाटर प्लस एक और कंपोनेंट है। तो हो क्या रहा है, देखिए आपको आपके घर में मान लीजिए कि गंदा पानी आ रहा है। कैसा पानी आ रहा है, इम्प्योर वाटर आ रहा है। तो आपके घर में इम्प्योर वाटर का सप्लाई हो रहा है। आप क्या कीजिए, जहां से भी इम्प्योर वाटर, इधर मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी से इम्प्योर वाटर आपके घर में आ रहा है, आप इस इम्प्योर वाटर को इधर एंटर करा दीजिए, इधर अंदर डाल दीजिए। इधर से आप एक पाइप लगा के इधर इम्प्योर वाटर भरते चले जाइए। ठीक है, और फिर यहां पर आप ये प्रेशर 4 एटीएम कंटिन्यूसली लगाते रहिए। तो होगा क्या, यहां से इम्प्योर वाटर एंटर करेगा जिसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी सोल्यूट होगा। सोल्यूट मतलब सॉल्ट मिला होगा उसके अंदर कुछ मिनरल्स वगैरह होंगे, मिट्टी वगैरह होंगे, और आप इधर कॉन्स्टेंटली प्रेशर लगाते जा रहे हैं। हो क्या रहा है, इधर इम्प्योर वाटर का जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन है, इम्प्योर वाटर का सॉल्वेंट है वाटर, प्योर वाटर। तो यहां से वाटर निकल के इधर आता जा रहा है, यानी कि इम्प्योर वाटर का जो इम्प्यूरिटी है, ये जो सोल्यूट है वो इधर ही रह जा रहा है, और जो सॉल्वेंट है वो निकल के इधर आता जा रहा है। और इस साइड आपके पास ऑलरेडी प्योर वाटर है तो इसमें प्योर वाटर मिलता जा रहा है। यहां से आप ग्लास से पानी निकालते जाइए और फिर इसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इसको गेस्ट को पिला दीजिए, अपना जिसको पिलाना है, या खुद भी पी लीजिए। तो हुआ क्या कि आपने एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया प्रेशर लगा करके। ये जो 4 एटीएम प्रेशर था, 4 एटीएम प्रेशर लगा करके आपने एक तरीका बना लिया। और इधर एसपीएम, ऑफ कोर्स एसपीएम था, वो तरीका क्या कर दिया आपने, एक तरीका बनाया जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या नाम है उस तरीके का, उस तरीके का नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका काम क्या है, इसका काम है वाटर को प्यूरिफाई करना। क्या काम है इसका, प्यूरिफिकेशन। इसका काम है वाटर को प्यूरिफाई करना। प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो हमारे घर में जो आरओ लगा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर, वो एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो बच्चों ये है डायग्राम। आप जो फिल्टर देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये डिवाइस,
यही डिवाइस है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO फिल्टर। आपने घर में या कहीं पर ऑफिस वगैरह में ये देखा होगा। तो इस RO फिल्टर में बेसिकली यही मैकेनिज्म होता है कि ये जो ट्यूब्स देख रहे हैं ना आप, इस ट्यूब्स में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि एक साइड से इधर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये देख रहे हैं आप एक्सटर्नल प्रेशर, ये बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। किधर अप्लाई करते हैं? ये सी वाटर मतलब जो समुद्र से पानी आता है, या फिर आप बोल सकते हैं टैप वाटर, जो नल में पानी आता है जिसमें बहुत सारा गंदगी सॉल्ट होता है या मिनरल्स होता है। ये सब देख रहे हैं, ये सब गंदगी है, ये सब गंदगियां हैं सी वाटर में। तो उधर ही हम लोग ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, और ये जो क्या होता है, इधर से तब जो वाटर होता है, वाटर वाला पोर्शन उधर से इधर आ जाता है, और यहाँ जो है ना इस साइड में आपका लेफ्ट साइड में इधर प्योर वाटर होता है। तो प्योर वाटर मतलब इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का, पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का वो काफी कम है। और ये जो सोल्यूट है ना, इतना सोल्यूट इनफैक्ट इतना जो ये जो मिनरल्स होते हैं थोड़े बहुत ना, ये मिनरल्स बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। तो वाटर को पूरा प्यूरिफाई 100% इन सॉल्ट्स को निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ मिनरल्स रहने देते हैं, और कुछ मिनरल्स जो है इधर कुछ जैसे यहाँ पर टैप वाटर में जितना चीजें हैं ना, जितना भी इम्प्यूरिटीज है, वो सारा इम्प्यूरिटीज इस साइड नहीं आता है। इधर मेनली कौन आता है? मेनली वाटर आता है, प्योर वाटर आता है, और कुछ इम्प्यूरिटीज भी चले आते हैं। तो लेकिन ये सब जो इम्प्यूरिटी हैं, ये नमक सॉल्ट वगैरह होते हैं जिनका बॉडी में जरूरत होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ टर्म्स को समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 आपने एक का नाम रख दिया और दूसरे का नाम रख दिया सॉल्यूशन 2, और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका π1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π2। π1 का वैल्यू अगर मान लीजिए सोल्यूशन 1 का π1 का वैल्यू, इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला से निकालेंगे, CRT, जिसमें, और इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे CRT, जिसमें बेसिकली R और T, तो R कांस्टेंट और T तो टेम्परेचर है। अब मान लीजिए अगर टेम्परेचर दोनों में सेम है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C1 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन को आप C2 बोल देंगे। तो यहाँ से ये दोनों प्रेशर निकल के आएगा π1 π2। अगर π1 प्रेशर का वैल्यू मान लीजिए निकल के आ गया 1 atm, ठीक है, और π2 का वैल्यू आ गया 2 atm, तो दोनों अभी π1 जो है वो क्या है, छोटा है किससे? π2 से। तो अगर दो सॉल्यूशन आपके पास है, उसमें से दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाले, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे उसको? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक इसमें से कौन है? 1। और जो दूसरा होगा जिसका प्रेशर ज्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये कौन सा है? 2 है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का निकालेंगे, ये हो सकता है दोनों का बराबर हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का 1 atm हो जाए। तो आप बोलोगे π1 अगर π2 के बराबर है, तब क्या बोलोगे? आप बोलोगे बोथ आर आइसोटोनिक, ठीक है ना। और मान लीजिए ऐसा हो गया कि π1 ज्यादा हो गया, ये हो गया आपका 2 atm। तो अगर π1 हो गया ग्रेटर देन π2, तो इस बार आपको इसी का उल्टा कर देना है, ये वाले का। क्या उल्टा करना है? तो इस बार हाइपोटोनिक कौन हो जाएगा? जिसका कम है, हाइपोटोनिक हो जाएगा 2 का, क्योंकि 2 का प्रेशर कम है, और हाइपरटोनिक हो जाएगा आपका 1 का, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको अभी जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग यूज करने वाले हैं। एक बार ध्यान से आप इस टर्म को देख लीजिए। दो सॉल्यूशन है 1 और 2, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, देखिए वो कहलाता है हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है वो कहलाता है हाइपोटोनिक, ठीक है। और अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, π1 π2 के बराबर हो गया, π1 इक्वल टू π2, तो बोथ आर कॉल्ड आइसोटोनिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन द टू कंटेनर्स। ये है आपका कंटेनर 1 और ये है कंटेनर 2 एंड आइडेंटिफाई देयर नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि बेसिकली आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हाइपरटोनिक है कौन सा हाइपोटोनिक है। तो 1 का पार्शियल प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को बोल देते हैं पाई 1, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम लोग पाई 1 और 2 के ऑस्मोटिक प्रेशर को बोल देते हैं पाई 2 और पाई 1 पाई 2 का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप लोग एक बार वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं, और फिर आप भी जब सॉल्व कर लीजिएगा तब वीडियो को प्ले करके आंसर आप लोग चेक करेंगे। तो देखिए इसमें पाई 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पाई 1 हो जाएगा CRT, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? देखो कंटेनर 1 के अंदर, तो कंटेनर 1 के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C मतलब कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर। तो देखो कितना मोल है सोल्यूट का, मोल ऑफ सोल्यूट है 2, तो 2 मोल डिवाइड बाय मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मोलैरिटी, जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो 2 मोल डिवाइड बाय कितना है वो 10 लीटर है। देखिए ये देखिए 10 लीटर है, तो 2 मोल बाय 10 लीटर। आर का वैल्यू हमें पता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल केल्विन, मोल इंटू केल्विन। और टी कितना है? टी है देखिए यहाँ पर पहले केस में 300 केल्विन दिया गया, 300 केल्विन। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो पाई 1 का जो वैल्यू है पाई 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग यूनिट्स का ध्यान रखना है सबको। ये मोल से ये वाला मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से ये वाला केल्विन कैंसिल हो गया, लीटर से ये वाला लीटर कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ गया एटीएम में, और प्रेशर का यूनिट एटीएम में आना चाहिए। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आपका आएगा 2 इंटू 0.082 इंटू 300, तो ये आ गया 4.92 ATM, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, ये हो गया पाई 1 इज इक्वल टू 4.92 ATM। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंटेनर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। ये आपके पास दूसरा कंटेनर है, एक बार देखा जाए इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो दूसरा कंटेनर में फिर से आपको डेटा यूज करना है, इसके लिए पाई 2 कैलकुलेट करोगे, और पाई 2 हो जाएगा आपका अगेन CRT लगाओगे। CRT कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो मोल ऑफ सोल्यूट है 4 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 10 लीटर, तो मोल ऑफ सोल्यूट हो गया 4। तो चलिए वैल्यू पुट करते देखिए, ये हो गया 4 मोल बाय 10 लीटर। ये हमने इधर 4 लिखा है, देखिए एक बार फिर से लिख दें आपके सामने हम 4 मोल बाय 10 लीटर। आर का वैल्यू हो गया 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल इंटू केल्विन, और इंटू टेम्परेचर है इस बार टेम्परेचर देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर है 150 केल्विन, तो 150 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आने वाला है, देखिए पहले यूनिट सॉल्व कर लीजिए, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया फिर से ATM में, ठीक है। तो यहाँ से फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.92 ATM। तो चलिए हम लोग फिर से डायग्राम पर चलते हैं और पाई का वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर इज इक्वल टू 4.92 ATM हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया पाई 2 इज इक्वल टू 4.92 ATM, ठीक है, और इधर है 4.92 ATM। तो बताइए ये जो दोनों सॉल्यूशन है, ये दोनों सॉल्यूशन कैसा है? दीज टू सॉल्यूशंस आर, इधर हम लिख दे रहे हैं ये आइसोटोनिक है, क्योंकि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दे आर आइसोटोनिक, ठीक है।
तो ये मैंने आपके सामने ये पूरा सॉल्यूशन डिस्प्ले कर दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो कंटेनर है, यहां पर जो आपको कंटेनर दिख रहा है कंटेनर 1, इसमें जो सॉल्यूशन है उसको यहां पर इस कंटेनर में इसके अंदर डाल दीजिए आप। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सॉल्वेंट को डाल दे रहे हैं वहां से। ठीक है, कंटेनर 2 से क्या कीजिए, आप यहां से निकाल के इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो कंटेनर 2 से हमने सॉल्वेंट को डाल दिया। ऑफ कोर्स हमने जब सॉल्वेंट लिया तो इसमें सोल्यूट भी आ गया होगा, तो सोल्यूट को भी हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये सोल्यूट है। दोनों के अंदर हमने उधर से सॉल्यूशन निकाल करके रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास जो है अभी ये जो है ना, ये वाला वॉल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है एसपीएम। एसपीएम मतलब ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो दोनों कंटेनर है, इसका जो इस दोनों को जब अलग अलग कंटेनर में रखे थे तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो था 4.92, इधर भी था 4.92। अब बताइए क्या यहां पर भी, अब इस दोनों कंटेनर को इधर तो रख दिया, तब इसको 1 मिनट के लिए मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दी, ये एरो को हम हटा दे रहे हैं यहां से। अब बताइए कि क्या एसपीएम के थ्रू यहां पर सॉल्वेंट का मूवमेंट या तो इधर से इधर या फिर इधर से इधर एसपीएम के थ्रू होने वाला है क्या? इधर से इधर क्या सॉल्वेंट का मूवमेंट या फिर इधर से इधर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा क्या? तो आंसर है नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड का प्रेशर बराबर है। क्या बराबर है? दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस इन द 2 कंटेनर्स। ये है कंटेनर 1 और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे π1, और यह है कंटेनर 2, यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सॉल्यूशन उसको बोलेंगे π2। एंड आइडेंटिफाई देयर नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब आपस में ये लोग आइसोटोनिक हैं या कौन हाइपरटोनिक है कौन हाइपोटोनिक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, आपको π1 का या π2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको π1 के लिए क्या करोगे, π1 इज इक्वल टू C1RT, और π2 का फॉर्मूला फिर से लगा दोगे, π2 इज इक्वल टू C2RT। ठीक है, तो देखो हमको बेसिकली पता करना है कि इन दोनों का नेचर आपस में क्या है, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन 1 क्या है, तो यह है 1 मोलर। देखिए 1 का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, और दोनों का टेम्परेचर भी 300 केल्विन है। तो ये हो गया C1 हो गया 1 मोल पर लीटर, और R हो गया 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल इनटू केल्विन और इनटू 300 केल्विन। ठीक है, और π2 है, ये भी आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, और R हो गया 0.082 लीटर ATM बाय मोल इनटू केल्विन और इनटू 300 केल्विन। ठीक है, तो आप देखो वैल्यू दोनों में बराबर ही है। आप यहां से दोनों का π1 π2 निकालोगे तो फिर से इस बार बराबर आ रहा है, और ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 24.6 ATM, और इधर भी आ जाएगा 24.6 ATM। ठीक है, तो π1 π2 का वैल्यू एक बार हम लिख देते हैं इधर, और फिर बताएंगे कि सॉल्यूशन किस नेचर का है। तो देखिए π1 का वैल्यू आ गया 24.6 ATM। ठीक है, और π2 का भी वैल्यू है 24.6 ATM। कोई दिक्कत? तो ये दोनों कैसे हैं आपस में, ये दोनों आइसोटोनिक है। ये दोनों कैसे हैं, आइसोटोनिक, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो सॉल्यूशन आपके पास 2 है, एक बार हम लोग ये जो वैल्यू है ना π1 π2 का, इस वैल्यू को भूला जाए,
इसको हम ध्यान नहीं रख रहे, ठीक है ना। ये पाई 1 पाई 2 का जो वैल्यू है इसको भूल चला जाए, ठीक है। बस आप क्या कीजिए, यहाँ से जो कंटेनर है ना, यहाँ का सोल्यूशन इसके अंदर डाल दीजिए, और ये जो कंटेनर है यहाँ का भी सोल्यूशन इसके अंदर डाल दीजिए। तो सारा सोल्यूशन इधर आ गया, ये देखिए ये आ गया आपका सोल्यूशन इधर से इधर। अब आपको पता है कि दोनों कंटेनर में जो सोल्यूशन है इसमें सोल्यूट भी आ गया है, और दोनों कंटेनर के अंदर जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन इस बार देख रहे हैं ना बराबर, इधर भी 1 मोलर है इधर भी 1 मोलर है। तो इधर का कॉन्सेंट्रेशन आपका है 1 मोलर और इस साइड का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। ऑस्मोसिस होता क्यों था? ऑस्मोसिस क्यों होता था? ऑस्मोसिस होता था कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, बराबर कर देने के लिए। अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 2 मोलर होता, इसमें 1 मोलर होता, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को कम करने के लिए, यानी दोनों में लगभग बराबर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, उसके लिए सॉल्वेंट फ्लो कर जाता है। एसपीएम लगा हुआ है, ये ध्यान रखिए क्या है, एसपीएम है। एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट फ्लो कर जाता, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो इस बार बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑस्मोसिस नहीं होगा, यानी कि सॉल्वेंट का फ्लो ना तो इधर से इधर होगा और ना ही इधर से इधर होगा सॉल्वेंट का फ्लो। ये घटना नहीं होने वाला है। लेकिन इसी बात को अब हम लोग या आप बच्चे ये मत बोलिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड बराबर है इसीलिए ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, ये आपको नहीं बोलना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ऐसा नहीं बोलना है आपको। बात सही, आप सही बोल रहे हैं, पर वैसा बोलना नहीं है आपको। आपको आगे से क्या बोलना है? तो आगे से बोलना है कि कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमसे बात मत करो, हमसे बात करो ऑस्मोटिक प्रेशर का। हमसे बात करो कि बताओ इस साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, तो 24.6 एटीएम है, और इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ये 24.6 एटीएम है। ऑस्मोटिक प्रेशर चूंकि दोनों साइड का बराबर है इसीलिए ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अब फर्दर आप लोग बात नहीं करेंगे, ये ज्यादा टेक्निकल टर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो क्या होगा? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, अगर उस दोनों सॉल्यूशन को एसपीएम के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर से आपके सामने एक वैसा ही क्वेश्चन है कि आपके पास दो सोल्यूशन है। ये है आपका सोल्यूशन 1 जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा पाई 1, ये है सोल्यूशन 2 जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा पाई 2। ठीक है, इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इन द टू कंटेनर्स एंड आइडेंटिफाई देयर नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब करना क्या होगा, फिर से आप पाई 1 पाई 2 निकालिए। तो पाई 1 कितना हो गया? पाई 1 हो गया C1RT, और पाई 2 हो गया पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। ठीक है, तब आपको एक और बात बता दें हम, अब आप लोग जो है ना RT का वैल्यू, अगर टेम्परेचर 300 केल्विन है ना, क्योंकि कई बार 300 केल्विन टेम्परेचर आएगा, ठीक है, तो RT का वैल्यू चाहे तो आप एक बार कैलकुलेट करके याद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ROT का वैल्यू एक बार हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर 300 केल्विन हो तो RT का वैल्यू कितना होता है? चलिए R इंटू टी यहां पर हम साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो R इंटू टी R का वैल्यू होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल इंटू केल्विन, और टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है ना, जनरली 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि रूम टेम्परेचर है, इसीलिए ये टेम्परेचर बार बार यूज होता है, तो ये वैल्यू याद करके रख लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, केल्विन से आपका केल्विन कट गया है और आपका आंसर आ गया R इंटू टी का, ये आ गया 24.6, और आ गया यूनिट आ गया लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल। ये वैल्यू याद रखिए जल्दी सब लोग,
24.6 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल। ये किसका वैल्यू है? R इंटू टी का वैल्यू है। चलिए ये वैल्यू डायरेक्टली इधर यूज करते हैं, 24.6 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, R इंटू टी का वैल्यू यूज कर लेते। तो C1 आपके पास है कितना? C1 है 1 मोलर यानी मोल पर लीटर, और R इंटू टी था 24.6 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल। यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये देखिए ये मोल से मोल कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया एटमॉस्फेरिक में, और वो आंसर हम ऊपर में लिख दे रहे हैं। तो ये आंसर कितना आ गया? इधर से आंसर आ गया 24.6 ATM। ठीक है, या इधर लिख दीजिए आप पाई का वैल्यू 24.6 ATM। ठीक है, अब इधर भी R और T का वैल्यू यूज कर लीजिए आप। तो C2 का वैल्यू है 2 मोलर यानी मोल पर लीटर, और R इंटू टी का वैल्यू आपको पता है, अगर 300 केल्विन टेम्परेचर है, कितना है? 24.6 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल। तो आपका यहां से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर बच जाएगा ATM। तो आंसर कितना आ गया? आंसर यहां से आपका आ रहा है, यह है 49.2 ATM आ गया। ठीक है, और हम उसको इस वैल्यू को यहां पर लिख दे रहे हैं, तो पाई 2 आ गया 49.2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए तो ये आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस पर इसी से आधारित हम लोग एक एक्टिविटी करके एक बात सीखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, फिर से एक कंटेनर लीजिए। तो एक कंटेनर आप लीजिए, और उस कंटेनर में जैसे पहले हम लोग करते थे, ये कंटेनर लिया हमने, और इस कंटेनर में पुराना जो कंटेनर है उसका जो भी सॉल्यूशन है उसको डाल दीजिए इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो ये हमने कंटेनर ले लिया, और ये कंटेनर में ऑफ कोर्स इसमें SPM भी लगा दीजिए। इस कंटेनर में क्या लगाना है हमको? SPM लगाना है। तो SPM लगाने के लिए आप यहां पर बीच में हम SPM लगा दे रहे हैं। तो ये हमने SPM लगा दिया। अब करना यही है कि फिर से जैसा पहले करते थे, यहाँ का कंटेंट्स सारा इसमें डाल दीजिए, और यहाँ का कंटेंट्स इसके अंदर डाल दीजिए। तो मेरा कहना है कि इस बार क्या होगा, क्या इस बार दोनों कंटेनर जो कि जिसमें दो सॉल्यूशन है, इधर लेफ्ट साइड में ये सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, और इधर सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर। तो हमने पढ़ा है कि अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन को SPM, ये क्या है आपका? ये है SPM के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया, ये SPM है। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन को अगर आपने SPM के थ्रू कनेक्ट किया है, तो आपको पता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो कर जाएगा। कौन फ्लो करेगा? सॉल्वेंट। किधर से किधर फ्लो करेगा? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कौन फ्लो करेगा? सॉल्वेंट फ्लो कर जाएगा। अब आपको ये बात नहीं बोलना है, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कौन फ्लो करेगा? सॉल्वेंट फ्लो करेगा, वो आपको नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? अब आपको बोलना है कि जिस साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 कितना है? 24.6 ATM है, और इधर कितना है? पाई2 है 49.2 ATM। जिधर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जिधर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उधर से फ्लो करेगा। किधर फ्लो करेगा? फ्लो करेगा जिधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। किसके थ्रू? तो SPM के थ्रू फ्लो करेगा। कौन फ्लो करेगा? सॉल्वेंट। याद रहे आपको, अगर आप बोलना चाहते हैं कि इधर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इधर का ज्यादा है, इसीलिए इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो भी सही है, पर आपको ये बोलने का हैबिट डालना होगा ताकि आप और ज्यादा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाए किसी को, या एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए कि इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम था। ये नहीं बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम था, है वो सही बात है, आपको बोलना लिखने क्या, इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम था और इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था। क्लियर है? इसीलिए इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, इधर से इधर की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर कम से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, अब ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसी
क्वेश्चन में एक और नया सिचुएशन हम आपको देना चाहते हैं, तो पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वो क्वेश्चन ये है कि आपको पता है इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट होना है। अभी किसका मूवमेंट होना है? सॉल्वेंट का मूवमेंट होना है। इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, तो कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। मेरा कहना है कि इधर से मूवमेंट जाएगा तो इधर लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा, ये लेवल धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आप इस लेवल को ऊपर मत जाने दीजिए, आप क्या कीजिए, यहाँ पर ऊपर से प्रेशर बना दीजिए। ये ऊपर से यहाँ पर एक लोहा वगैरह या आयरन वगैरह कुछ रख दीजिए और ऊपर से उस पर प्रेशर बनाइए, ऊपर से उस पर फोर्स लगाइए, ठीक है ना। तो मेरा कहना है कि ऊपर से आपको एक्सटर्नल P एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ P एक्सटर्नल सो दैट ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड। तो आप सिचुएशन को फिर से ध्यान कीजिए। सिचुएशन क्या है कि सॉल्वेंट इधर से निकल के इधर जा रहा है, ठीक है। किसके थ्रू जा रहा है? ये एसपीएम, जो यहाँ पर ये जो एसपीएम है ना, इस एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट निकल के जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट जा रहा है। आपको ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू कितना लगाना है, कितना वैल्यू होना चाहिए ताकि ऑस्मोसिस को रोका जा सके। ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को, ये जो सॉल्वेंट इधर से निकल के इधर जा रहा है ना एसपीएम के थ्रू, इस मूवमेंट को रोका जा सके, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है कि अगर ये पाई1 और ये पाई2 बराबर होता तो ऑस्मोसिस नहीं होता अपने आप। लेकिन पाई2 क्या है? पाई2 इज ग्रेटर देन पाई1। पाई2 इज पाई1 से पाई2 इज ग्रेटर देन पाई1। तो पाई2 जितना बड़ा है, पाई2 पाई1 से जितना बड़ा है, ये देखिए ये 24.6 और ये 49.2, तो जितना एक्स्ट्रा है पाई2 उतना ही ये जो P एक्सटर्नल है आपको ये लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा वैल्यू एक्सटर्नल प्रेशर का लगाना पड़ेगा। तो P एक्सटर्नल विल बी पाई2 माइनस पाई1। पाई2 कितना है आपका? तो आपका पाई2 है 49.2 माइनस पाई1 है 24.6। तो ये जो डिफरेंस है, इतना एटीएम, इतना प्रेशर अगर आप लगा देंगे, कहां पर लगाएंगे इतना प्रेशर? ये जो देखिए ये जो P एक्सटर्नल हम दिखा रहे हैं यहाँ पे टिक किए हैं, इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगा देंगे। अगर आप इतना एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से लगाएंगे तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ठीक है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, वो है आपके पास ये दो कंटेनर है और दोनों में आपने सॉल्वेंट और सोल्यूट ले लिया। ये सॉल्वेंट है और इसमें आपने सोल्यूट भी ऐड कर दिया है। तो अभी दोनों कंटेनर जो है, कंटेनर 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है पाई1। कैसे निकालोगे? तो वो CRT करके, पाई1 इज इक्वल टू इस कंटेनर का कॉन्सेंट्रेशन R इंटू टी। तो ये फॉर्मूला भी भूल जाइए एक मिनट के लिए, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। पर पाई1 इस कंटेनर का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई1, और इसका जो वॉल्यूम है, ये जो लिक्विड का वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम है V1। और ये जो दूसरा कंटेनर है इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई2, और ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है लिक्विड का वो है V2। आपको क्या करना है, इस दोनों कंटेनर में जो लिक्विड है उसको एक कंटेनर के अंदर डाल देना है। एक बड़ा सा कंटेनर लेना है और उसमें आपको ये लिक्विड ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमने इस कंटेनर में इस दोनों कंटेनर का पूरा जो लिक्विड है उसको ऐड कर दिया है। तो और यहाँ पर फिर लिक्विड को ऐड किए तो यहाँ पर सॉल्यूट भी ऐड हो गया धीरे धीरे, सारे सॉल्यूट। तब ये जो नया कंटेनर बना है, इस कंटेनर का ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई मान लेते हैं, उसका वैल्यू कितना होगा? इसका जो वॉल्यूम है टोटल, इसका वॉल्यूम V कितना होगा? ये दो बात आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होना है? आंसर होना है ये जो फाइनल कंटेनर है आपके पास, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है और वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपको पता है कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका जो वॉल्यूम है और इसके जो वॉल्यूम है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो नेट वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2
और यही आपका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है पाई कितना होगा। सिंपल बात है, पाई होगा इस कंटेनर का, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर का कॉन्सेंट्रेशन सी फाइनल, ठीक है, इसको बोल देते हैं सी फाइनल, सी इंटू आर इंटू टी। हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि टी इज कांस्टेंट, टी सभी कंटेनर के लिए सेम है, ठीक है ना, ये मानना पड़ेगा तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो सी फाइनल इंटू आर टी हो गया, कोई दिक्कत। तब आपके पास टी बेसिकली सी फाइनल जो है ये अगर आप निकाल पाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब हम लोग पूरा फोकस करते हैं सी फाइनल निकालने पर। तो आप सबको पता है कि जैसे एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर ये है, अगर दो कंटेनर का आपको मोलैरिटी पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो दोनों को जोड़ के जब तीसरा कंटेनर में सारे सब कुछ डाल देते हैं तो तीसरे कंटेनर का मोलैरिटी क्या होगा। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, देखिए मोलैरिटी फाइनल यानी सी फाइनल इज इक्वल टू, इस कंटेनर का मोलैरिटी फाइनल क्या होगा, तो वो हो जाएगा इस कंटेनर में एन सोल्यूट टोटल, सोल्यूट के जितने मोल इस कंटेनर में आए एन सोल्यूट टोटल बाय वी टोटल, वी टोटल, ठीक है। इस कंटेनर में सोल्यूट के जितने मोल हैं डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ये वाले कंटेनर जो फाइनल कंटेनर बना है आपको, इस वाले कंटेनर के अंदर सोल्यूट के मोल कितने हैं, तो वो हो जाएगा इस दोनों कंटेनर के अंदर जो सोल्यूट के मोल होंगे, ये वाला कंटेनर और फिर ये वाला कंटेनर में जो सोल्यूट के मोल होंगे, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो चलिए पहले कंटेनर में सोल्यूट का मोल कितना होगा, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है कि सोल्यूट का मोल होता है मोलैरिटी, पहले कंटेनर का मोलैरिटी इंटू पहले कंटेनर का वॉल्यूम m1 इंटू v1। और दूसरे कंटेनर में सोल्यूट के मोल्स कितने होंगे, तो दूसरे कंटेनर में सोल्यूट के मोल्स होंगे मोलैरिटी m2 इंटू v2, दूसरे कंटेनर का मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये मोलैरिटी क्या है, यहाँ पर m है, अब आगे लिखते चलते हैं, यहाँ पर वेयर m इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी जो कि होता है मोल बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम और मोलैरिटी को आप मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मोल मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया टोटल मोल्स हो गया फाइनल कंटेनर में, और टोटल वॉल्यूम है वो होता है v1 प्लस v2। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास सी फाइनल निकाल रहे हैं हम लोग, तो सी फाइनल निकालने के लिए देखिए v1 प्लस v2 तो पता है हमें, v1 प्लस v2 पता है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये m1 m2 पर फोकस करना पड़ेगा, मोलैरिटी पर, ठीक है ना। तो मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली कंटेनर 1 कंटेनर 2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें कंटेनर 1 और कंटेनर 2 का, इसका जो ये कॉन्सेंट्रेशन इस दोनों का कंटेनर का दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, देखिए पाई 1 पाई 2 दिया हुआ है। तो क्या पाई 1 पाई 2 को मोलैरिटी के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने 1 मिनट का हम लिख रहे हैं कि पाई क्या होता है, पाई होता है CRT, जहां पर C क्या है, C मोलैरिटी खुद ही है। तो C क्या हो गया, C हो गया पाई बाय RT, कोई दिक्कत। तो ये मोलैरिटी का फार्मूला है आपके पास। तो देखिए यहां पर जो C फाइनल है आप लिख सकते हैं कि C1 यानी M1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, M1 यानी C1 आपका, इसकी जगह पर लिख सकते हो पाई 1 RT, कोई दिक्कत। ये देखिए पाई 1 RT, तो M1 की जगह पर आपका आ गया पाई 1 बाय RT इंटू V1 की जगह पर क्या आया, ये V1 आ गया, प्लस M2 की जगह पर क्या आ गया, ये आ गया पाई 2 बाय RT इंटू V2। तो यहां से देखिए आपका C फाइनल आ गया है, C फाइनल आ गया है, आप RT को कॉमन ले लीजिए तो 1 बाय RT आ गया कॉमन, और उसके बाद आ गया पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 बाय V1 प्लस V2, ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ गया है। अब क्या करना है आपको, अब आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको मिला है, इस वैल्यू को पाई के फॉर्मूले में फिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अब आते हैं फिर से हम लोग, तो पाई क्या होने वाला है, C फाइनल इंटू RT। चलिए C फाइनल का वैल्यू यहां से रखिए, तो C फाइनल का वैल्यू अभी आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए बोर्ड के कॉर्नर में, वो है C फाइनल इज इक्वल टू 1 बाय RT इंटू
π1 V1 प्लस π2 V2 बाय V1 प्लस V2 और इंटू क्या है, इंटू है RT। तो देखिए यहाँ से RT से RT कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, तो आपका जो पाई निकल के आ गया वो आ गया π1 V1 प्लस π2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने बस एक काम किया है, वो ये है कि इस क्वेश्चन में हमने फाइनल मोलैरिटी, ये देखिए ये फाइनल मोलैरिटी है जिसको हमने कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है, तो फाइनल मोलैरिटी है या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2 और मोलैरिटी M को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, मोलैरिटी को M1 को रिप्लेस कर दिया है π1 RT बाई V1, क्योंकि π1 होता है C1 RT या C1 यानी मोलैरिटी ही होता है बेसिकली। तो π1 को आप ये भी लिख सकते हैं M1 RT। तो M1 को हमने रिप्लेस किया था π1 बाय RT से, π1 बाय RT से M1 को हमने रिप्लेस किया था, ये देखिए ये, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आपके सामने एक एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल डिस्प्ले हो रहा है, आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए और फिर आपके सामने हम आज का असाइनमेंट डिस्प्ले करेंगे। क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 6% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो बेसिकली आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन हम बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में दिया है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसा हम बना रहे हैं, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो देखिए पहले समझा जाए कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालने के लिए हमें लिखना पड़ता है CRT। C क्या है, C है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसको लीटर में रखना है, ठीक है। ये है कॉन्सेंट्रेशन। तो इस फॉर्मूला में देखिए R तो हमको पता ही है और T का वैल्यू दिया हुआ है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग। हमें निकालना है बेसिकली C क्या होगा। C निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना 6% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6% मतलब परसेंट मतलब आता है 100 में कितना। तो इसका मतलब हुआ 6 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम वाटर, ऐसे ही समझते हैं ना परसेंटेज, 6% का मतलब। लेकिन आपको यहाँ पर 100 ग्राम नहीं समझना है, क्यों, क्योंकि ये वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब यूरिया का तो वेट है 6 ग्राम यूरिया, लेकिन जो वाटर दिया हुआ है ना, या 100 ग्राम वाटर या 100 ग्राम, इसको वाटर ना बोला जाए 100 ग्राम सॉल्यूशन है ये। एक्चुअली ये वाटर को कट कर दे रहे हैं, सॉल्यूशन है ये, क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया है, तो 100 ग्राम वो सॉल्यूशन के लिए भी ग्राम वर्ड यूज नहीं करना है। क्यों ग्राम यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर ये वेट बाय वेट परसेंटेज दिया होता तो ये जो मतलब हम लोग लिखे हैं ये मतलब कंप्लीटली सही होता। तो चेंज क्या करना है, चेंज आपको ये करना है कि ये जो ग्राम है ना, इस ग्राम की जगह पर क्या लिख देना है, इस ग्राम की जगह पर लिख देना है 100 ml। क्या लिख देना है 100 ml। और वाटर के जगह पर तो सॉल्यूशन लिखना है, तो हम लिख दे रहे हैं कि 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। अब आपका क्वेश्चन देखिए एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन निकल गया तुरंत। देखिए कैसे निकला, तो आपको पता है कि C होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वो 100 ml है, तो 100 ml को आप लीटर में लिख लीजिए नीचे में, तो 0.1 लीटर। ऊपर में लिखना है मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना है 6 ग्राम यूरिया आपका मोल ऑफ सोल्यूट की जगह पर। 6 ग्राम यूरिया मतलब 6 ग्राम
डिवाइडेड बाय यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ यूरिया है 60 ग्राम पर मोल, तो यूरिया का मोलर मास है 6 ग्राम डिवाइड बाय 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। और यहां से आप सॉल्व करेंगे इसको, ये वैल्यू, तो सी का वैल्यू देखिए यहां से आ गया 0.1 मोल। ग्राम से ग्राम, देखिए ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, तो बच गया 0.1 मोल और डिवाइडेड बाय 0.1 लीटर, तो ये कितना हो गया, ये 1 मोलर हो गया। अब आप ये वाला जो फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT, इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, तो पाई हो गया C जो कि हो गया 0.1 मोल पर लीटर। R कितना है, R है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल इंटू केल्विन, और टेम्परेचर है T, देखिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो केल्विन में कैसे बदलोगे, तो 150 प्लस 273 इतना केल्विन, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इतना, ये जो आंसर दिया हुआ है ये आंसर आ जाएगा। तो एक बार कैलकुलेशन कीजिए, सॉल्व किया जाए इसको, तो देखिए यहाँ से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से ये लीटर कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका ATM में, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 34.686 ATM। क्या यही वैल्यू आंसर में दिया हुआ है, देखिए एक बार 34.686। चलिए आंसर मैच कराते हैं, तो आपका आंसर दिया हुआ है 34.686। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने विद सॉल्यूशन डिस्प्ले हो रहा है। हमने ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया था कि कई बार परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। अब आपके सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं आज का असाइनमेंट। तो ये है बच्चों, देखिए आपके सामने आज का असाइनमेंट इन चैप्टर एक्सरसाइज 12th। तो इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं सिर्फ, इसमें टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपके सामने है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हो रहा है, और फिर इसके बाद ये देखिए ये है 6th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर की। तो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल और उसका आंसर की आपके सामने, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।